नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ और इस टॉपिक में आपको क्या-क्या समझना है या आपको क्या समझ आने वाला है वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये भारत का जो इतिहास है या कोई भी इतिहास है, उसमें कुछ शब्द ऐसे यूज़ होते हैं, कुछ एब्रिविएशंस ऐसी यूज़ होती है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ इसके बगैर आप इतिहास को नहीं समझ सकते। मतलब आप नहीं समझ सकते तो नहीं समझ सकते। इसलिए या तो जो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ वो आपको पता हो, या आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप इतिहास को आसानी से समझ सकें। ठीक है। दूसरा, मैं इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ भारत की भौतिक और राजनीतिक विशेषताएं, मतलब फिजिकल एंड पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के जो पॉलिटिकल और फिजिकल जो मैप्स है उसको मैं आपको दिखाऊंगा, डिटेल में दिखाऊंगा। जो जो भी जानकारी आपको दे सकता हूँ देने वाला हूँ। तो जो भी, चाहे इतिहास के विद्यार्थी है, चाहे इतिहास को जानने में रुचि रखते हैं, चाहे नहीं भी रखते हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्योंकि अगर आप जानना चाहते हैं इतिहास को तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी जानना चाहते इतिहास को तो भी आप भारत के मानचित्र को तो समझ ही लें, ताकि आप अच्छी तरह से एटलीस्ट भारत को जान लें। तो शुरुआत करता हूँ मैं। पहला है कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड एब्रीवेशंस। ठीक है। तो कुछ शब्द जो है, कुछ संक्षिप्त शब्द है जिसको जानना ज़रूरी है इतिहास को जानने से पहले। इसमें पहला है सिरका। सिरका का मतलब सी डॉट, कहीं आपने देखा होगा सी लिखा होता है, डेट से पहले सी डॉट लिखा होता है। इसका मतलब होता है सिरका, मतलब लगभग। दूसरा दूसरा है BCE या BC, जिसको ईसा पूर्व भी हिंदी में जाना जाता है। तो BC क्या होता है या BC क्या होता है? BC शब्द पहले यूज़ किया जाता था। हम बोलते थे इतनी डेट BC, फलाना डेट BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब जब क्राइस्ट का जन्म हुआ, जीसस जिसको कहा जाता है, जीसस नाम से जिसको जाना जाता है, जब उसका जन्म हुआ। ठीक है। जब उनकी मृत्यु हुई तो उससे पहले जो जो भी घटनाएं घटी उसको बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। फिर आता है BCE। BCE मतलब बिफोर कॉमन ईरा या बिफोर क्रिश्चियन ईरा या बिफोर करंट ईरा। तो अभी जिस कैलेंडर को हम मानते हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड वही माना जाता है, ये क्रिश्चियन कैलेंडर है। तो इसके अनुसार, या जब इस कैलेंडर की शुरुआत होती है तो उससे पहले तो इंसान थे। ऐसा तो नहीं है कि इस कैलेंडर के आने के साथ ही इंसान है, ऐसा नहीं है। तो जब से इस कैलेंडर को हम मानते हैं, जब से इस कैलेंडर की शुरुआत हुई है, तो उससे पहले जो जो भी घटनाएं घटी है उसको हम BCE या BC में उसको लिखते हैं। फिर CE और AD, या हिंदी में इसको ईस्वी भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है, CE का मतलब होता है कॉमन ईरा, ये जैसे आपको BC में आता है वैसे ही है। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है। एनो डोमिनी मतलब आफ्टर डेथ। तो जब इसकी डेथ हो जाती है जीसस की, किसकी? जीसस की। तो जीसस की डेथ के साथ ही हम इसकी शुरुआत, AD मतलब एनो डोमिनी इसको कहते हैं। तो BC डेथ से पहले और AD डेथ के बाद। ठीक है। फिर BP होता है बिफोर प्रेजेंट, मतलब आज जो भी घटनाएं, जो भी करंट जो टाइम चल रहा है उससे कितने वर्ष पूर्व कोई घटना घटी है उसको हम कहेंगे बिफोर प्रेजेंट या वर्ष पूर्व। ठीक है। तो इसी प्रकार अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ है, एक तरफ है BC और एक तरफ है CE। मतलब अगर इसको हम ज़ीरो मानते हैं तो ज़ीरो से अगर हम बैक चल जाते हैं तो उसको BC कहेंगे, आगे आते हैं तो उसको हम CE कहेंगे। तो मान लो आपको पता ही होगा, जैसे कॉमन ईरा है जो अपना क्रिश्चियन ईरा है, उसकी शुरुआत यहाँ होती है। तो क्रिश्चियन ईरा से जो भी डेट्स हम काउंट करेंगे वो बैकवर्ड काउंट करेंगे तो BCE में जाएगी। और ज़ीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, अगर फॉरवर्ड मतलब अभी तक के लिए हम काउंट करेंगे तो उसको हम CE कहेंगे। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, ये कुछ कैलेंडर्स है या संवत है जो भारतीय इतिहास में कई अभिलेखों में, कई लेखों में पाए जाते हैं। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या है ये लेख, क्या है। तो इसमें पहले बात करेंगे विक्रमी संवत की। विक्रमी संवत जो है उसकी शुरुआत 57 BCE में हुई थी। राजा विक्रमादित्य था, उन्होंने जब वो राजगद्दी पे बैठे तो इस संवत की शुरुआत की थी। तो तब से लेकर आज तक भी भारतीय इस कैलेंडर को मानते हैं। ठीक है। तो दूसरा है शक कैलेंडर या शक संवत।
इसकी शुरुआत 78 सीई या ईस्वी में हुई थी। तो इसकी शुरुआत मानी जाती है राजा कनिष्क ने की थी, और राजा कनिष्क जो है कुषाणों के राजा थे, एक महान सम्राट रहे हैं। तो उन्होंने इस संवत की शुरुआत की, मतलब जब वो राजगद्दी पर बैठे तो इस संवत की शुरुआत हुई है। फिर गुप्ता गुप्ता संवत जो है 319 में राजा चंद्रगुप्त प्रथम या महाराज चंद्रगुप्त प्रथम के राजारोहण के साथ शुरू होती है। तो जब राजा चंद्रगुप्त प्रथम राजगद्दी पे बैठे तो इस गुप्ता संवत की शुरुआत होती है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है चंद्रगुप्त मौर्य में क्योंकि वो मौर्य राजा थे, या चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य में क्योंकि वो चंद्रगुप्त प्रथम के पोते थे। तो मतलब बहुत सालों बाद वो राजगद्दी पे बैठे। तो 319 में जो चंद्रगुप्त प्रथम है वो राजगद्दी पे बैठे थे, उन्होंने इस संवत की शुरुआत की थी। फिर कलचुरी चेदी, ये 248 ईस्वी में इस संवत की शुरुआत होती है। फिर कोल्लम कोल्लम वंश जो है तमिलनाडु में चलता था, ये 824 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई है। फिर चालुक्य विक्रम कैलेंडर या संवत, चालुक्य विक्रमादित्य राजा, चालुक्य राजा रहे थे एक, उन्होंने अपनी राजगद्दी या वो जब उन्होंने राजपाट संभाला 1076 ईस्वी में, उसके बाद इस संवत की शुरुआत की। फिर हर्ष संवत की शुरुआत वैसे 606 में मानी जाती है जब वो राजगद्दी पर बैठे थे, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार 612 619 में वो राजगद्दी पे बैठे हैं। तो जब वो राजगद्दी पे बैठे तब से ही इस संवत की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार 648 ईस्वी में इस संवत की शुरुआत होती है जब राजा हर्ष की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो मृत्यु के साथ इसकी शुरुआत मानी जाती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप जो भी इन संवतों के अनुसार हमें कोई तिथि मिलेगी वो हम कैसे, जो हम अभी कैलेंडर फॉलो करते हैं जॉर्जियन कैलेंडर या क्रिश्चियन कैलेंडर जिसको हम फॉलो करते हैं, उसके साथ इसको कैसे हम इन तिथियों को कोरिलेट करते हैं और कैसे इसके साथ मिलाते हैं। तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कोई भी घटना हमें विक्रमी संवत 179 में घटित हुई मिलती है। मान लो कोई अभिलेख मिला, उसमें 179 हमें डेट मिलती है। ठीक है, वो किसमें, विक्रमी संवत में है। तो हमें वो अगर हमने कॉमन एरा में निकालनी है वो कैसे निकालेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल, इसमें क्या करना है हमने -57 करना है। ठीक है, तो क्या डेट आएगी हमारे पास 122 CE। तो 122 ईस्वी में ये घटना घटी। ठीक है, और मान लो अगर हमने शक संवत की डेट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मान लो सेम डेट को हम लेते हैं 179 सेम डेट ले रहे हैं, लेकिन इस समय अब क्या करेंगे, इसमें हम +78 करेंगे। ठीक है, +78 करेंगे और कितना आ गया हमारे पास 257। ठीक है, तो 257 ये भी ईस्वी में ही घटित होगी। ईस्वी मतलब करंट ईरा में। तो इसमें हमारे पास अब आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कोई भी संवत, ठीक है, अगर वो BCE में चलेगी कभी भी, चाहे वो एक बिफोर कॉमन ईरा शुरुआत हुई है उसकी, चाहे वो 1000 को बिफोर BC उसकी शुरुआत हुई है, तो हमेशा आपने कोई भी डेट उसमें मिलेगी उसमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, माइनस क्या करना है, जितने साल पहले से, ठीक है, उस संवत की शुरुआत हुई है। और दूसरी तरफ जो कॉमन इरा के बाद में कोई भी संवत शुरू हुआ है उसमें आपने क्या करना है, उसमें प्लस करना है। क्या प्लस करना है, जब से उस कैलेंडर की हम शुरुआत मानते हैं। तो कोई भी डेट मान लो शक संवत में मिली है उसमें हम 78 प्लस करेंगे। कोई भी डेट अगर गुप्त संवत की मिली है तो उसमें हम 319 प्लस करेंगे। कलचुरी चेदी की मिली है तो हम 248 प्लस करेंगे। कोल्लम संवत की मिली है तो हम 824 प्लस करेंगे। चालुक्य विक्रम कैलेंडर की मिली है तो हम 1076 उसमें प्लस करेंगे। और वैसे ही हर्ष की जो मिली है, अगर कोई डेट मिलती है हर संवत के अनुसार तो उसमें 606 प्लस करेंगे। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ये संवत की
और जो कुछ हमारे पास ऐसे शब्द थे जिसकी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तभी आप इतिहास को समझ सकते कि इतिहास में ये टर्म्स क्या है क्या नहीं है। अब दूसरी बात, इतिहास को समझने के लिए भूगोल का जानना या भूगोल की नॉलेज भी उतनी ही ज़रूरी है, ज्योग्राफी की नॉलेज भी उतनी ही ज़रूरी है, खासकर मानचित्र की। तो मैं भारत के मानचित्र के बारे में आपको डिटेल में करवाने वाला हूँ आगे इसी वीडियो में। तो इसमें मैं पॉलिटिकल जो मैप है या राजनीतिक मैप है पहले उसको बताऊंगा, फिर मैं आपको जो फिजिकल मैप है उसको बताऊंगा। तो बने रहिए, अभी आ रहा हूँ मैं ये मैप है भारत का राजनीतिक मैप, जो नया है, नए स्केल पे बना है। तो इसमें जो नए है कुछ जो जिसमें बाइफर्केशन हो गया था JNK का, उसका भी मैप इसमें दिया गया है। तो मैं आपको एक एक करके इसमें बताने वाला हूँ। हम नॉर्थ से शुरू करेंगे, नॉर्थ मतलब उत्तर से। उत्तर हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है, ये हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ रहेगा। ये ईस्ट है, ईस्ट नॉर्थ है ना, वैसे इधर को वेस्ट हो गया और नीचे को साउथ हो गया। तो ये डायरेक्शंस है, ये आपको पता होनी चाहिए पहली बात। तो नॉर्दर्न जो स्टेट्स है, नॉर्दर्न स्टेट्स है ना, पहले हम उसको देखेंगे। इसमें सबसे ऊपर आता है ये लद्दाख, ठीक है, ये क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। फिर ये जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर भी अब यूनियन टेरिटरी हो गई है। फिर हम स्टेट्स में आते हैं, स्टेट्स में ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये पंजाब, ये हरियाणा, और हरियाणा में यहाँ पे छोटा सा ये दिल्ली है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया है, अदरवाइज़ मैं आपको जूम करके इसमें थोड़ा बता सकता हूँ आपको। ये देखिए, ठीक है, तो ये लद्दाख है सारा इलाका जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है। ये पिंक कलर में आपको दिख रहा है, ये है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद ये हिमाचल जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है। हिमाचल के नीचे आपको दिख रहा है पंजाब, पंजाब के नीचे आपको दिख रहा है हरियाणा, और हरियाणा के अगर आप ईस्ट में जाते हो तो इधर ये यूपी का इलाका है, यूपी से ऊपर जो है उत्तराखंड है, और बीच में आपको ये दिल्ली जो हमारी नेशनल कैपिटल है ये आपको दिख जाएगी, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इधर ये राजस्थान आपको दिख रहा होगा, ये राजस्थान है पूरा इलाका, ठीक। और ये नीचे ये क्या है, ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, और ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये आपने जान लिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं इधर की तरफ, पूर्व की तरफ चलते हैं। पूर्व में देखते हैं कौन कौन राज्य है, कैसे कैसे है। तो बिहार, ठीक है, ये बिहार है, ये झारखंड है, इस तरह से। ये वेस्ट बंगाल है, जिसको पश्चिम बंगाल भी कहा जाता है, ये यहाँ तक है, ये इस तरह का। इस एरिया को चिकन नेक कहा जाता है, ठीक है। तो ये चिकन नेक है, हाँ चिकन नेक मतलब ऐसे ही, क्योंकि इसकी शेप यहाँ पे क्या है, चिकन की तरह, इसलिए इसको चिकन नेक कहा जाता है। अदरवाइज़ ये देखिए बहुत नैरो सा गली है जो मिला रही है, ये सारा इलाका क्या है, वेस्ट बंगाल का ही है। तो वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग देखिए कहाँ है, यहाँ देखिए दार्जिलिंग कहाँ है, आपने सुना होगा दार्जिलिंग, तो ये इतना ऊपर है ये वेस्ट बंगाल में ही है। हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे नॉर्थ या सेवन सिस्टर जिसको कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट का है। तो ये है सिक्किम, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये असम का इलाका है बीच में, इस तरह से। ये मेघालय, इधर नागालैंड, ये मणिपुर, और नीचे है मिज़ोरम और त्रिपुरा। तो ये आपको समझ आ गया है, ठीक। फिर हम इधर चलते हैं नेक्स्ट, ये है, यहाँ देखिए ये आपको सी हॉर्स की तरह दिख रहा होगा, सी हॉर्स की तरह। तो ये क्या है, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के ईस्ट में क्या है, उड़ीसा, ये उड़ीसा है, ये सारा इलाका उड़ीसा में, ये देखिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं,
नीचे की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण में, ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के दक्षिण में क्या है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के साथ ये छोटा सा इलाका, ये देखिए गोवा, और ये है तेलंगाना। तेलंगाना से हम नीचे चलेंगे, ये है आंध्र प्रदेश, और ये है कर्नाटक, और हम और नीचे जाएंगे तो ये है केरल इधर को, और ये है तमिलनाडु। तो ये आपको समझ आ गया है। और इधर को ये लक्षद्वीप द्वीप जो है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है, और इधर को ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये वाले। तो ये पॉलिटिकल मैप था। अगर आपको इतना समझ आ गया है तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये है फिजिकल मैप, भारत का फिजिकल मैप। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ये कैसा है, इसके प्रमुख फीचर्स कौन कौन से हैं। तो मैं जूम कर रहा हूँ इसको, आपको एक एक फीचर्स पूरा दिखाने वाला हूँ मैं, तो आप अपना ध्यान यहाँ रखिए। सबसे ऊपर ये पहाड़ी इलाका ब्राउन शेप में और वाइट शेप में आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये है हिमालय। इसको ये पूरी चोटी ये क्या है, ये हिमालय है। ठीक है, ये सारा हिमालय है। हिमालय हिमालय एक तो ग्रेटर हिमालय इसको कहा जाता है, और इसमें भी अलग अलग पर्वत श्रेणियां हैं। जैसे सबसे जो निचली पर्वत श्रेणी है भारवार से, ठीक है, ये हल्के सी पीली पीली सी आपको दिख रही होगी, ये है शिवालिक रेंज, इसको शिवालिक कहा जाता है। ठीक, फिर इसमें ये ग्रेटर हिमालय आते हैं और लेसर हिमालय आते हैं। ये है लेसर हिमालय और ये है ग्रेटर हिमालय, अंदर अंदर से इधर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है। अब इसमें और भी पर्वत श्रेणियां हैं, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। ये मैं जूम कर लिया है मैप आपके सामने। इसमें ये आपको दिख रही होगी, ये है पीर पंजाल। ठीक है, इसको पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहा जाता है। तो पीर पंजाल से अगर हम उत्तर की तरफ चलते हैं, तो उत्तर की तरफ जाते हुए हमें जास्कर रेंज पड़ती है। जास्कर रेंज जो है इंडस रिवर, ये इंडस रिवर है, ये नीली नीली, ठीक है। तो इंडस रिवर के अगर दक्षिण में ये रेंज है, इसको जास्कर रेंज कहा जाता है। ठीक है, और जास्कर के इधर एक और रेंज है जिसको लद्दाख रेंज कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ हैं, इंडस के नीचे को। अगर इंडस के या सिंधु नदी के हम ऊपर को जाते हैं तो ये इलाका है, इसको बोल ये है कर्राकोरम पर्वत श्रृंखला। ठीक है, पर्वत कौन सी है, कर्राकोरम। और कर्राकोरम से इधर से ये चाइना का जो पार्ट है उसमें ये है कुनलुन पर्वत श्रृंखला। और इसी में ही अगर हम इधर को ये वाला देख रहे हैं, ये रेंज है, ये है हिंदू कुश पर्वत रेंज। ठीक है, तो आपको यहाँ तक पता लग गया है। यहाँ पे एक और रेंज है जिसकी मैंने बात की थी, ये हिमाचल में है। ये देखिए, हिमाचल में आपको ये छोटी सी कुछ पर्वत श्रेणियाँ दिख रही होगी वाइट वाइट सी इधर, ये है धौलाधार। तो धौलाधार जो है, वैसे लंबी पर्वत श्रृंखला इतनी छोटी नहीं है, इसकी शुरुआत यहाँ से होती है और ये सतलुज क्रॉस करती है यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या है, धौलाधार है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये थी अब इस क्षेत्र को, अब ये पूरा जो हिमालय है, इसको भी अलग अलग इसको कहा जाता है वेस्टर्न हिमालय। ठीक है, ये हो गया सेंट्रल हिमालय या मिडल हिमालय। ठीक, मिडल हिमालय, और बाकी ये ईस्टर्न हिमालय हो गया। ठीक, ये देखिए, फिर हम इधर बढ़ते हैं। ये पूरा क्षेत्र जो है ये आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट का दिख रहा है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप
इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी अलग से ही फिजिकल फीचर्स है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में हम आगे बढ़ते हैं, इधर का एरिया देखेंगे। तो ये आपको जो इधर ये वाली रेंजेस दिख रही है, ये कौन सी है? ये है सुलेमान रेंजेस, सुलेमान। ठीक है, और इससे हम नीचे को बढ़ते हैं तो ये है किरथार, किरथार रेंजेस। ठीक, सुलेमान और किरथार ये। और जो भारत में अन्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पहले मैं वो आपको कराती हूँ। पहले मैं पर्वत कहूँगा, फिर आपको पठार और मैदान। तो पर्वतों में हमने अभी तक सिर्फ क्या किया? हिमालय। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पहुँचे हैं राजस्थान। राजस्थान में भी एक पर्वत श्रृंखला है जो लगभग दिल्ली से शुरू होती है और यहाँ लगभग गुजरात तक पहुँचती है। इस पर्वत श्रृंखला को जाना जाता है अरावली रेंजेस के नाम से, अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक, फिर हम बात करेंगे विंध्याचल पर्वत की। तो विंध्याचल पर्वत जो है वो नर्मदा नदी के साथ साथ जो उत्तरी क्षेत्र है इसका, ये यहाँ तक चलती है, यहाँ तक जा रही है। तो ये क्या है? ये है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के नीचे ये नर्मदा नदी है, नर्मदा के नीचे तापी नदी है, और उन दोनों के बीच में है सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। फिर हम और नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे इसमें कौन कौन से पार्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सिर्फ अभी हम पहाड़ियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहाड़ियों में हमारे पास ये जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ इधर, इसको कहा जाता है वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट। और इधर की जो पर्वत, छोटे छोटे पर्वत है, इनको कहा जाता है ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, या फिर इसको कहा जाता है क्या? पूर्वी घाट। तो ये थी हमारी पर्वत श्रृंखलाएँ। ठीक है, अब हम करेंगे बात पठार की, या हम पहले मैदान कर लेते हैं, उत्तर से चले तो मैदान की बात करते हैं। तो मैदान में हमारे पास बहुत बड़े बड़े मैदान हैं। ये है गंगा का मैदान, ये पूरा। ठीक, इसको गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है, और ये जो इतना इलाका है ये है सिंधु का मैदान। ठीक, यहाँ पे पड़ता है आपका डेजर्ट, कौन सा? थार मरुस्थल। ठीक, तो गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये सारा मैदानी इलाका है और बहुत फर्टाइल लैंड है। ठीक है, फिर अब हम पठार की बात करेंगे। पठारों में जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पठार है वो कौन सा है? वो है डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, ये लगभग त्रिभुजाकार है, ये डेक्कन प्लेट्यू है। इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट जगहें हैं, या कुछ पर्वत, कुछ प्लेट्यू ऐसे हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इधर जो हमारे लिए रिच मिनरल रिसोर्सेज हमें यहाँ मिलती है। आपको ये रांची इसमें क्लियर दिख रहा है। तो रांची के साथ ये जो इलाका है, ये वाला, तो रांची के साथ जो इलाका है ये, ठीक है, ये है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार के अगर हम इधर को चलते हैं, ये इलाका, तो ये है राजमहल पहाड़ियाँ। तो राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है, तो राजमहल की पहाड़ियाँ और छोटा नागपुर का प्लेट्यू, ये बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पे, रिच मिनरल्स है। मतलब आपको लोहा यहाँ मिल जाएगा, कोयला यहाँ रिच मिलेगा आपको। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर हम और बात करेंगे, इसमें आपने अजंता का नाम सुना होगा, अजंता एलोरा। ठीक है, तो अजंता एलोरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे है? वो आपको ये तापी नदी आपको दिख रही है। ठीक है, तापी के ठीक नीचे,
ये तापी है, ये तापी है, ये तापी है। तो तापी नदी के ठीक नीचे, ठीक है, इस क्षेत्र में ये ये अजंता एलोरा, इसको हम अजंता नाम से जानते हैं। तो अजंता की पहाड़ियाँ हैं जिसमें वर्ल्ड फेमस जो रॉकेट केव्स है वो हमें मिलती है। ठीक, फिर यहाँ दक्षिण में भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, उसकी बात करें। आपने कार्डमम्स या इलायची पहाड़ियों के बारे में सुना होगा। तो इलायची पहाड़ियाँ ये वाली है, छोटी छोटी, है ना। और फिर अन्नामलाई पहाड़ियों के बारे में आपने सुना होगा, ये अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं। फिर आपने नीलगिरी के बारे में सुना होगा, तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है जो घाट है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, उसके दोनों तरफ हमें मैदानी इलाका मिलता है। तो वो मैदानी इलाका जो है उसको हम तट भी कहते हैं। तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट दो तरह के तट हैं, लेकिन इनको भी डिवाइड किया जाता है अलग अलग तटों में। तो ये एरिया है कौन सा, ये है पश्चिमी तट। और पश्चिमी तट को हम डिवाइड करते हैं। तो ये ऊपर का है, ये वाला तट है, इसको हम कहते हैं कोंकण। क्या कहते हैं, कोंकण। ठीक है, और जो दक्षिण का है इसको हम कहते हैं मालाबार। ये मालाबार तट है। फिर अगर इस तट की हम बात करें, इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार या नॉर्दर्न सरकार। और जो दक्षिण है ये है कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर हमारे पास द्वीप समूह भी है भारत में। द्वीप समूह कौन कौन से हैं, एक तो ये हो गया हमारे पास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि ज्वालामुखी से बना है। और दूसरी तरफ हमारे पास लक्षद्वीप द्वीप समूह है। तो लक्षद्वीप जो है ये कोरल द्वीप है, ये कोरल से बना हुआ है। तो ये फिजिकल फीचर्स थे भारत के। और इसके अलावा बचती है अब नदियाँ। तो नदियाँ भी आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हम नदियों की बात करेंगे। इसमें आपको दिख रहा होगा ये नदी है गंगा नदी। ठीक, गंगा की सहायक नदी है यमुना। और इसमें ये चंबल नदी है, बहुत फेमस चंबल नदी। फिर यहाँ पे ये आपको दिख रही होगी भोपाल के पास से जो जाती है ऊपर को, ये है बेतवा, बेतवा नदी। फिर हम आगे देखेंगे, इसमें एक सोन नदी है, सोन नदी। तो सोन नदी कौन सी है ये मैं आपको बताता हूँ। सोन नदी है ये वाली, ठीक है, ये सोन नदी है। अगर हम उत्तर से देखेंगे, उत्तरी क्षेत्र में ये घाघरा नदी है, ये घाघरा, ये है गंडक और ये है कोसी, जो कि किसमें आके मिल रही है, गंगा में। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है घाघरा से निचला क्षेत्र, इसको अवध के मैदान भी कहा जाता है। ये आपने याद रखना है, अवध के मैदान। फिर रोहिलखंड भी एक क्षेत्र है जो बहुत फेमस है, हमें बार बार सुनने को मिलता है। तो ये क्या, रोहिलखंड कौन सा इलाका है, रोहिलखंड ये इलाका गंगा और यमुना के बीच का, ठीक है, इसको रोहिलखंड कहा जाता है। फिर आपने सुना होगा बुंदेलखंड, तो ये बुंदेलखंड भी है कोई जगह। तो बुंदेलखंड जो जगह है वो कहाँ है, ये आपको दिख रही है नर्मदा नदी दिख रही है आपको, भोपाल दिख रहा है। भोपाल से अगर हम थोड़ा और ऊपर की तरफ जाते हैं, ये एरिया, ये कौन सा है, ये है बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड से अगर हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, ये विंध्याचल पर्वत है ना। तो विंध्याचल पर्वत से अगर हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, जबलपुर का ये क्षेत्र हो गया, ठीक है, इसको कहा जाता है बघेलखंड। ठीक, और बघेलखंड से थोड़ा और आगे हम जाएंगे
तो आपने छोटा नागपुर का नाम सुना होगा। छोटा नागपुर मैंने आपको पहले बताया था। छोटा नागपुर के साथ ही ऊपर को हज़ारीबाग प्लेट्यू भी है। तो ये आपको समझ आना चाहिए इतना। और फिर हम इधर की जो नदियाँ हैं उसकी बात करेंगे। इन नदियों में ये सतलुज है, ठीक है, सतलुज की सहायक नदी ब्यास, उसके ऊपर रावी, फिर चिनाब, फिर झेलम और फिर ये सिंधु नदी होगी। ये 3 नदियाँ लगभग एक क्षेत्र से निकलती है। ये जो क्षेत्र है ये है मानसरोवर मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील के साथ ही एक छोटी सी और झील है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये मानसरोवर है और मानसरोवर के साथ इधर को ये छोटी सी झील है, इसका नाम है राक्षताल, ठीक है, राक्ष। और ये है मानसरोवर। तो लगभग 3 नदियाँ इस क्षेत्र से निकलती है। कौन कौन सी 3 नदियाँ हैं? एक ब्रह्मपुत्र, ये सिंधु और ये, तो 3 नदियाँ यहाँ से निकलती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इतना समझ आ गया, इसके अलावा एक और जो क्षेत्र है इसको मैं आपको बताता हूँ। ये गुजरात का क्षेत्र है। गुजरात का जो ये क्षेत्र है इसको रन के नाम से भी जाना जाता है। रन, ठीक है, आपने सुना होगा गुजरात में रन क्षेत्र है। तो रन क्षेत्र क्या है? रन एक्चुअली एक ऐसा भूखंड है जहाँ पे नमक या खारी ज़मीन पाई जाती है ना। यहाँ पे कृषि नहीं हो पाती है, यहाँ पे वनस्पति बहुत कम होती है, ये मार्श लैंड है पूरा। तो ऐसा क्षेत्र है, कृषि योग्य नहीं है, तो यहाँ पे जनसंख्या भी कम ही है, बहुत कम लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम दक्षिण भारत की नदियों की बात करेंगे। दक्षिण भारत की नदियाँ जो है, ये देखिए, ये है महानदी जो है उड़ीसा में बहती है। फिर ये है गोदावरी नदी है, जिसमें पैनगंगा एक प्रमुख सहायक नदी है इसकी। फिर ये कृष्णा है। कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा और भीमा है, ठीक है। तो भीमा और तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा ये है और उस ऊपर से जो आ रही है ये नदी, ये है भीमा, और ये इसका डेल्टा है इधर। फिर हम बात करेंगे पेन्नार की, पेन्नार नदी। तो ये पेन्नार है, ये कावेरी है और ये कावेरी का डेल्टा हो गया। ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको इतना पता चल चुका है और साथ ये आप इस क्षेत्र को देख रहे होंगे, ये सारा क्षेत्र जो है सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन मतलब ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ बनाती है, ठीक। और यहाँ की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं या पर्वत है, इनको जो हिल्स है इसके मैं आपको बताता हूँ। ये है नागा हिल्स, यहाँ पे है गारो खासी, और ये गारो हिल्स है, आपने सुना होगा। ये खासी है और ये जैंतिया है। तो गारो, खासी, जैंतिया 3 तरह की हिल्स है, ठीक है। और जो आपको ये म्यांमार में दिखती है हिल्स, ये वाली, इसको अराकान योमा या अराकान पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। तो ये थे फिज़िकल फीचर्स भारत के। अब भारत एक अलग से आइडेंटिटी, मतलब एक अलग से ही पूरा ये क्षेत्र पूरा उपमहाद्वीप है, क्योंकि एक तरफ से पहाड़ों से ढका हुआ है और दूसरी तरफ से समुद्र से इसको घेर रखा है। तो ये पूरा महाद्वीप जो है एक अलग पहचान बनाता है अपनी फिज़िकली। और ये जो ठंडी हवाएं आती है उत्तर से, उसको रोकता है, हिमालय पर्वत उसको रोकता है। और जो मानसून की हवाएं उत्तर की तरफ जाती है उसको भी ये रोकता है, और मानसून की बारिश भारत में होती है। जबकि उत्तर से जो ठंडी हवाएं आती है वो अपने में रोक लेता है, ताकि
वो ठंडी हवाएं जो बड़े बड़े मैदानी क्षेत्र है हमारे, उसको डिस्टर्ब ना कर सके या उसको हानि ना पहुंचा सके। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली ये बहुत इन्फॉर्मेटिव थी आपके लिए। अगर कोई कमी रह गई है तो उसमें सुधार करने की मैं कोशिश करूँगा। आप बस